इस बार मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। ये मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको पता है कि इस मार्केट में का भी सेंटीमेंट बेकार चल रहा है, हर तरफ से नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, ठीक है, या फिर कंपनीज अच्छे रिजल्ट पोस्ट नहीं कर रही हैं, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें किन स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए? ऐसे स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए जिनका क्वार्टरली प्रॉफिट नेट पिछले क्वार्टर से अच्छा हो और पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी अच्छा हो। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेरी डाली, ठीक है, आप इसे देख सकते हो। आप कहोगे तो मैं इसे अपने ट्विटर पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। और नेट प्रॉफिट मोर देन 200 डाला। और कुछ क्यों नहीं डाला? क्योंकि अगर मैं ये डालता तो बैंकिंग शेयर्स नहीं आते। तो इन स्टॉक्स को डाला और मैंने इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हिसाब से इन्हें अरेंज कर लिया। यहाँ पे अगर आप 2 बार क्लिक करोगे तो ये अरेंज हो जाएंगे हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। तो चलिए एक बार एक इन स्टॉक्स को स्कैन करते हैं। इन कंपनीज में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बार चार्ट देखते हैं। तो अभी ये देखिए, ये एक अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में आने के बाद इसने क्या करा, कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड में आया, फिर ये इसमें थोड़ा सा प्राइस करेक्शन हुआ और 200 डे मूविंग एवरेज का इसने क्या लिया, सपोर्ट लिया, ठीक है। ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है या मूविंग एवरेज है, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसने एक कर्व विद हैंडल पैटर्न बनाया और इसका ब्रेकआउट लिया और फिर यहाँ पे एक मार्केट के बेकार सेंटीमेंट की वजह से थोड़ा सा इसमें फॉल आया, ठीक है। अगर मैं इसका टारगेट निकालूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट निकल के आता है अभी के हिसाब से हमारा कितना, 7% का। 7% एक सेफली मिल जाए वो अच्छे हैं, ठीक है। मतलब अभी करंट प्राइस के हिसाब से 5% प्रॉफिट, आई थिंक, मुझे नहीं लगता इसमें एक मन से ज्यादा लगेगा। यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट स्टडी करा जा सकता है इसे। बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं, ये लार्ज कैप कंपनी में आती है, ठीक है। इसका पी चल रहा है 9.83 का, ठीक है। ये जो इसके हिस्टोरिकल पी से नीचे है, देखिए 5 ईयर पी से भी नीचे है, 3 ईयर के पी से भी नीचे है और 10 ईयर के पी से भी नीचे है, और मैक्सिमम पी इसका कितना होता है, 11.6। मतलब पी के हिसाब से ये अभी अंडर वैल्यूड है। मुझे मत बताइएगा कि बैंक को जो कंपेयर करा जाता है वो पीबी रेशियो के हिसाब से कंपेयर करा जाता है, मुझे भी पता है, बट यहाँ पे हम वैल्यूएशन का देख रहे हैं, ठीक है। देखिए जो इनका नेट एनपीए है, पहले कितना था, 0.63, अब नेट एनपीए क्या हो गया है, कम। और क्वार्टरली प्रॉफिट देखिए, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ठीक है। और नेट प्रॉफिट देखिए, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है और हाईएस्ट एवर ईपीएस है, ठीक है। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी डबल डिजिट में है, ठीक है। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, और एक साल में स्टॉक ने 46% का रिटर्न दिया है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं, पब्लिक सिर्फ 7% है, ठीक है। देखिए ये जो एच डी एफ सी बैंक है, ये भी सेम रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और इस दौरान इसका नेट प्रॉफिट काफी बढ़ चुका है, ठीक है। तो देखिए इसका प्राइस तो काफी वहीं पे है 3-4 साल से, बट इसकी ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। अगर मैं इस रेंज का टारगेट निकालूं तो इस रेंज का तकरीबन टारगेट निकल के आता है हमारा, और 25% का, ठीक है। और ये 3-4 साल कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा मूव देता है, ठीक है। तो एच डी एफ सी बैंक का एक बार हम देख लेते हैं, 2021 में नेट प्रॉफिट क्या था। 2021 में नेट प्रॉफिट एच डी एफ सी बैंक का हमारा 31,000 करोड़ था। अब कितना हो गया, 71,000 करोड़, तकरीबन डबल हो गया है। पर स्टॉक प्राइस वहीं पे है जिस प्राइस में आज से 3-4 साल पहले था, ठीक है। तो एक लार्ज कैप कंपनी है एच डी एफ सी बैंक, ठीक है। इसका हाईएस्ट नेट प्रॉफिट भी इतना हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है, ठीक है। और तो इन बैंक्स में कोई खतरे का साइन है नहीं, मतलब अगर हम इनमें, तो तीसरा हम देखते हैं यूनियन बैंक। यूनियन बैंक भी इस लिस्ट में आ रहा है, तो यूनियन बैंक की बैलेंस शीट पे एक बार नजर डालते हैं। बुक वैल्यू कितनी है यूनियन बैंक की, 128, और ये अभी कितने 118 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और एक बार इसके क्वार्टरली नेट प्रॉफिट्स पे देखते हैं, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखते हैं इसका कितना आया है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर से भी ज्यादा है और पिछले क्वार्टर के सितंबर क्वार्टर से भी ज्यादा है, ठीक है। तो और एक बार यहाँ पे ईयरली पे देखते हैं, ईयरली भी नेट प्रॉफिट ज्यादा है, ईपीएस भी ज्यादा है, डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छी है। और स्टॉक का जो एक साल में रिटर्न है वो 13% का है, और 3 ईयर में जो रिटर्न है वो 33% का है, ठीक है। और कंपनी के पास खुद का रिजर्व भी ज्यादा है। बैंक के केसेस में हम डेप्स पे नजर नहीं डालते इतनी, ठीक है, ठीक है। बैंक, क्योंकि बैंक का बिजनेस ही क्या होता है, आर ओ ई भी अच्छा है, ठीक है, मेंटेन करके रखा है। पब्लिक होल्डिंग 7% है, काफी कम है, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग ज्यादा है। यूनियन बैंक के चार्ट पे देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं, लोअर हाइस बना रहा है लगातार, ठीक है। एक मतलब सीढ़ी दिख रही है आपको, नीचे उतर रही है, ठीक है। और लोअर लोज बना रहा है, मतलब ये डाउन ट्रेंड में है अभी, ठीक है। अगर मैं इसमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न ड्रॉ करता हूँ, फॉलिंग वेज पैटर्न कम से कम 2 पॉइंट टच करने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट टच कर रहे हैं और ये देखिए, और ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न में
ठीक है, नीचे जा रहा है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखता है, एक बार इसका वीकली पे चार्ट लगा के देखते हैं, तो वीकली पे चार्ट लगा के देखते हैं तो एक अच्छे खासे सपोर्ट के पास आके, और मैं एक हाई कॉन्फ्लुएंस जोन पे है, अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो काफी अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि ये स्टॉक थोड़ा नीचे आए, उसके बाद ब्रेकआउट दे और प्राइस करेक्शन करे और थोड़ा सा टाइम करेक्शन करे, तो ये स्टॉक भी काफी अच्छा है। ठीक है, तो इसे हम अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, और इसका टारगेट मैं लेके चलता हूँ, जहां से ये गिरा है वहीं इसका टारगेट लेके चलते हैं इसका। और इसका टारगेट हमारा निकल के आता है तकरीबन 36% का। ठीक है, और क्योंकि नेट प्रॉफिट अच्छा है और बैलेंस शीट भी अच्छी है, और ये हाई 200 डे मूविंग एवरेज वीकली पे भी आ सकता है, और जितना नीचे आएगा उतना ही अच्छा है। ठीक है, और ये देखिए, और इसने अपने अभी ये डेली पे 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसने इसका रेजिस्टेंस फेस करा, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा नीचे आए या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, फिर उसके बाद ऊपर जाए। ठीक है, स्कैनर में देख, जैसा कि हम इस स्कैनर में देख रहे हैं कि जो पीएसयू बैंक्स हैं काफ़ी आ रहे हैं, मतलब उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। यूनियन बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, तो काफ़ी बैंक है। एक बार पीएसयू बैंक इंडेक्स पे नज़र डालते हैं हम लोग। पीएसयू बैंक पे गए, और पीएसयू बैंक, और मुझे ये एक बार नेट स्लो है आई थिंक सो। तो एक बार पीएसयू बैंक सर्च करते हैं, और नेट में आई थिंक सो कोई दिक्कत है। पीएसयू बैंक, एक मिनट, ये सर्च नहीं हो रहा है, क्या हो गया? हाँ, पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक। ये आ गया हमारा निफ्टी पीएसयू बैंक, और मैंने ये देखा, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है जिसका इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर हम करंट लेवल से देखें तो ये कितने ऊपर परसेंट जा सकता है, तो कितने परसेंट, क्योंकि अर्निंग्स काफ़ी अच्छी है पीएसयू बैंक्स की। ठीक है, तो मैं पीएसयू बैंक पे अभी भी बुलिश हूँ, आई थिंक दिख जाएगा आपको भी। ठीक है, तो 17% का रिटर्न है। अगर हम पीएसयू बैंक पे ना लगा के हम पीएसयू बैंक बीस पे लगाएं, मैं आपको दिखा देता हूँ निपॉन का पीएसयू बैंक बीस। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। पीएसयू बैंक बीस, ओके। निपॉन का पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक का निपॉन का यहाँ पे आई थिंक दिख नहीं रहा है मुझे, एक मिनट। निपॉन का पीएसयू बैंक का होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे आईटी की भी कुछ अच्छी कंपनीज है, तो एक बार आईटी कंपनीज पे भी नजर डालेंगे। इन्फोसिस है, ठीक है, और विप्रो है, ठीक है, एलटीआई माइंट्री है, ठीक है, ये रहा टेक महिंद्रा है। ठीक है, और भी आगे कहीं हैं आई थिंक, मैंने देखा था और भी कहीं हैं। ठीक है, तो एक बार आईटी पे भी एम्फेसिस आ गया हमारा। ठीक है, विप्रो आ गया। ठीक है, विप्रो, एम्फेसिस, टाटा एलेक्सी। ठीक है, तो आईटी के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और मैं आईटी पे बुलिश हूँ। ठीक है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं एक बार आपको आईटी का चार्ट दिखा देता हूँ। सी एन एक्स आई टी, ओके। हम सी एन एक्स आई टी में उसका भी 50,000 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। आई टी, सी एन एक्स आई टी। ठीक है, तो ये देखें, सी एन एक्स आई टी, ये देखिए यहाँ से मैं इसका टारगेट लेके चला हूँ 50,000। अगर मैं इसका भी ईटीएफ लेके चले, निपॉन का इसका भी आईटी का आता है, तो 18% का टारगेट आता है। मतलब मैं टीसीएस का चार्ट देखिए, काफ़ी अच्छे चार्ट्स हैं इस टाइम पे। टीसीएस का चार्ट भी मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं हाई कन्फ्लुएंस जोन पे है। ठीक है, आने वाले टाइम में एक अच्छे टारगेट दिखा सकता है। एम्फोसिस का भी देखिए। ठीक है, एम्फोसिस, एम्फोसिस का चार्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। एम्फोसिस का चार्ट देखिए, एम्फोसिस का चार्ट में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए, एक कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। टेक महिंद्रा का चार्ट देखिए, टेक महिंद्रा। ठीक है, टेक महिंद्रा का भी चार्ट देखिए, काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो आईटी बीज के लिए भी सोच सकते हैं हम। ठीक है, तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं मुझे बैंक अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, पीएसयू बैंक्स भी अच्छे लग रहे हैं, पीएसयू बैंक भी हम ईटीएफ लेके चल सकते हैं। और मुझे इस टाइम पे अपना केमिकल सेक्टर भी अच्छा लग रहा है, इसमें केमिकल के भी काफ़ी अच्छे शेयर्स आ रहे हैं, तो एक बार आप स्टडी करेंगे तो थैंक यू। देखिए इस लिस्ट को एक बार स्टडी करिएगा, और फिर बताइएगा। एल टी आई माइंड ट्री देखते हैं, अगर ये अपने लाइफ टाइम हाई तक भी पहुंचता है तब भी हमें तकरीबन मिल जाएगा 20-30% के आसपास। ठीक है, और हम ऐसे ही इन्फोसिस का भी चार्ट देखते हैं। इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस, और ये रहा इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस का भी चार्ट मेरे को काफ़ी सही लग रहा है, ये देख रहे हो आप, इसका तकरीबन सेम ही रेंज में 2-3 साल से। ठीक है, कोविड के बाद एक अच्छी रैली आई थी, क्योंकि इनकी अर्निंग्स कोविड में हर कुछ काम
इन्हीं आईटी की हेल्प से ही हो रहा था, तो इस वजह से इनमें काफ़ी अच्छी अर्निंग्स आई थी, तो ये भागे थे। उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में है, उसके बाद ये भागे नहीं है, ठीक है। तो अभी जो ये यूएस में फेड रेट कट आया है, इससे आईटी कंपनीज को बेनिफिट्स हो सकता है। अगर वहाँ की इकोनॉमी अच्छी करती है तो आईटी कंपनीज भी अच्छा करेंगी, और बैंक उनको भी आईटी का सहारा चाहिए, ठीक है। तो आईटी कंपनीज जरूरी नहीं है कि अमेरिका ही पे डिपेंड करें, ये करती हैं, ठीक है। तो आईटी के लिए भी निपॉन का आईटी बीज आता है, ठीक है। वो हम देख सकते हैं, ये रहा निपॉन का आईटीबी, सिर्फ निपॉन का, ठीक है। निपॉन में वॉल्यूम सही होता है, ये अभी 45 रुपीज़ का चल रहा है। अगर ये 5% गिरता है तो हम एवरेज करते हैं, ठीक है। 2% अपना टोटल पोर्टफोलियो का लगा सकते हैं अभी, और अगर ये गिरा तो हम 5% गिरने पे एवरेज कर सकते हैं, 2-2% करके, ठीक है। उसी तरीके से हम पीएसयू बैंक बीज भी आता है निपॉन का, ये रहा पीएसयू बैंक बीज निपॉन का, और ये चल रहा है अभी 76 रुपीज़ में, ठीक है। अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास है, और ये भी ब्रेकआउट दे चुका है, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें वही सारे स्टॉक्स हैं जो पीएसयू बैंक इंडेक्स में है, ठीक है। तो एक हमारा प्राइवेट बैंक ईटीएफ भी आता है, प्राइवेट बैंक ईटीएफ, ठीक है। देख लेंगे इसका एक बार वॉल्यूम चेक कर लेंगे हम, इसका वॉल्यूम देखते हैं एक बार, डेली वॉल्यूम कितना है। तो आई थिंक इसका डेली वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, मिलियंस में है इसका वॉल्यूम। अच्छा, इसका 25 रुपीज़ रेट है। तो ये यहाँ पर मैंने सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए दिखाया है, आपको दिखाया है कि कौन सी कंपनी में अच्छा ट्रेड, जिसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हो, उन पे हम नज़र रख सकते हैं। पीएसयू बैंक बीच भी काफ़ी वॉलेटाइल इंडेक्स है, तो हम इसे ना अपने इसमें टुकड़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक बार में नहीं पूरा पैसा डालना। अगर ये 10% गिरता है तो हम इसे तब एवरेज करेंगे, ठीक है। और निफ्टी आईटी पीएसयू बैंक के से कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल है, तो सिर्फ 5% पे एवरेज करेंगे। और कभी भी चाहे कोई ईटीएफ हो चाहे कोई स्टॉक हो, उसमें अपने 5 या 6 और ज़्यादा से ज़्यादा कन्विक्शन हो तो 10% से ज़्यादा कभी इंटरेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट में हम दो चीज़ें कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, एक होल्डिंग पीरियड और एक प्राइस, ठीक है। तो ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। पेशेंस ही हमें यहाँ पे सफल बना सकता है, पेशेंस के सिवा कुछ नहीं बना सकता, ठीक है। हर बिजनेस में मेहनत लगती है, तो यहाँ पे भी मेहनत लगी।